करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 उपन्यास समाज और इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकी व्याख्या करें। क ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। तो चलिए इसको करते हैं। 18वीं सदी में ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलाव से मध्यम वर्ग और अधिक संपन्न हुआ। महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने का अवकाश मिल सका। उपन्यासों में महिला जगत को उसकी भावनाओं, उसके तजुर्बों, मसलों और उसकी पहचान से जुड़े मुद्दों को सराहा जाने लगा। कई सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर केंद्रित थे। इनमें महिलाओं को अधिकार के साथ बोलने का मौका मिला। अपने अनुभवों को आधार बनाकर उन्होंने पारिवारिक जीवन की कहानियां रचते हुए अपनी सार्वजनिक पहचान बनाई। हाँ है, रॉबिन्सन क्रूसो के वे कौन से कृत्य हैं जिनके कारण वह हमें ठेठ उपनिवेशकार दिखाई देने लगता है। तो चलिए इसको करते हैं। एक द्वीप पर जहाजी दुर्घटना के बाद पड़ा हुआ वह गैर गोरे लोगों को बराबर का इंसान नहीं अपितु अपने से हीनतर जीव मानता है। एक देशी को मुक्त कराकर उसे वह अपना गुलाम बना लेता है। वह उससे उसका नाम पूछना भी आवश्यक नहीं समझता, बस अपनी तरफ से उसे फ्राइडे कहता है। उपनिवेशी लोगों को आदि मानुष, बर्बर और इंसान से कमतर माना जाता था, और यह भी कि उपनिवेशवाद का उनको सभ्य पूर्ण इंसान बनाने का आवश्यक औजार था। ग है, 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। तो चलिए इसको करते हैं। फकीर मोहन सेनापति 1843 से 1918 के रूप में एक बड़ा उपन्यासकार पैदा हुआ। उनके एक उपन्यास का नाम छह माने आठों गुंडा 1902 में यह प्रकाशित हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ है 6 एकड़ और 32 गड्ढे जमीन। इस उपन्यास के साथ एक नए किस्म के उपन्यास की धारा आरंभ हुई, जो जमीन और इस पर हक के सवाल से जुड़ी थी। इस उपन्यास में रामचंद्र मंगराज की कहानी है, जो एक जमींदार के मैनेजर की नौकरी करता है। यह मैनेजर अपने आलसी और पियक्कर मालिक को ठगता है तथा निसंतान बुनकर पति पत्नी भगिया और साड़िया की उपजाऊ जमीन को हथियाने की सोचता रहता है। मंगराज बुनकर दंपति को बेवकूफ बनाकर उन्हें कर्जे में दबा लेता है, जिससे जमीन उसकी हो जाए। यह उपन्यास मील का पत्थर साबित हुआ और इसने साबित कर दिया कि उपन्यास के द्वारा ग्रामीण मुद्दों को भी गहरी सोच का अहम हिस्सा बनाया जा सकता है। यह उपन्यास लिखकर फकीर मोहन ने बंगाल और अन्य स्थानों पर बहुत सारे लेखकों के लिए रास्ता खोल दिया था। ख है, जेन ऑस्टिन द्वारा औरतों का चित्रण। तो चलिए इसको करते हैं। जेन ऑस्टिन के उपन्यासों में हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झांकी मिलती है। हमें ऐसे समाज के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती है जहां महिलाओं को धनी अथवा जायदाद वाले वर खोजकर अच्छी शादियां करने के लिए उत्साहित किया जाता था। ऑस्टिन के उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस की पहली पंक्ति यह एक सर्व स्वीकृत सत्य है कि कोई अकेला आदमी यदि मालदार है तो उसे एक अदद बीवी की तलाश होगी। इस बयान से हम ऑस्टिन के समाज को समझ सकते हैं कि उनके उपन्यासों की औरतें क्यों सदा अच्छी शादी और पैसे की फिराक में रहती हैं। ग है, उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई नए मध्यम वर्ग की तस्वीर। तो चलिए इसको करते हैं। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु में खुशहाल परिवारों के युवाओं को बुरी संग सोहबत के नैतिक खतरों से आगाह किया गया है। परीक्षा गुरु से नवनिर्मित मध्यम वर्ग की अंदरूनी व बाहरी दुनिया का पता चलता है। उपन्यास के चरित्रों को औपनिवेशिक शासन से कदम मिलाने में कैसी मुश्किलें आती हैं तथा अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर वे क्या सोचते हैं, यह इस उपन्यास का कथ्य है।
औपनिवेशिक आधुनिकता की दुनिया उनको एक साथ भयानक और आकर्षक मालूम पड़ती है। उपन्यास पाठक को जीने के सही तरीके बताता है और प्रत्येक विवेकवान इंसान से यह उम्मीद करता है कि वे समाज चतुर और व्यवहारिक बने, पर साथ ही अपनी संस्कृति और परंपरा में जमे रहकर इज्जत और गरिमा की जिंदगी जिए। युवाओं से अखबार पढ़ने की स्वस्थ आदत डालने की अपील की जाती है, लेकिन उपन्यास में इस बात पर जोर है कि यह सब मध्यम वर्गीय गृहस्थी के पारंपरिक मूल्यों पर समझौता किए बगैर हो। अब है चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए कुछ ऐसे सामाजिक बदलावों की चर्चा करें जिनके बारे में टॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। तो चलिए इसको करते हैं। 19वीं सदी के उपन्यासकार टॉमस हार्डी ने इंग्लैंड के तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा। यह वही समय था जब बड़े किसानों ने अपनी जमीनों का बाराबंद कर लिया था तथा मशीनों पर मजदूर लगाकर उन्होंने बाजार के लिए उत्पादन शुरू कर दिया था। हमें इस बदलाव का पता हार्डी के मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 में जो प्रकाशित हुआ था उससे चलता है। हम देख सकते हैं कि हार्डी इस कहानी में उस गायब होते वक्त का अफसोस करते हैं जिसमें एक तरह का अपनापन था, हालांकि उन्हें पुरानी व्यवस्था की खामियों और नई खूबियों का भी एहसास था। चार्ल्स डिकेंस ने लोगों के चरित्र व जीवन पर औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों के बारे में लिखा। उनके उपन्यास हार्ड टाइम्स में वर्णित कोकटाउन एक उदास काल्पनिक औद्योगिक शहर है जहां पर मशीनों की भरमार है, धुआं उगलती चिमनियां हैं, प्रदूषण से स्याह परी नदियां हैं और मकान सब एक से। मजदूरों का यहाँ हाथ की संज्ञा से जाना जाता है और मशीन चलाने के अलावा उनकी कोई और अस्मिता नहीं। डिकेंस ने न केवल लाभ के लोभ की आलोचना की बल्कि उन विचारों को भी आड़े हाथों लिया जो इंसानों की महज उत्पादन का औजार मानते हैं। अपने दूसरे उपन्यासों में भी डिकेंस ने औद्योगिकरण के दौर में शहरी जीवन की दुर्दशा का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वीं सदी के यूरोप और भारत दोनों जगह उपन्यास पढ़ने वाली औरतों के बारे में जो चिंता पैदा हुई उसे संक्षेप में लिखें। इन चिंताओं के से इस बारे में क्या पता चलता है कि उस समय औरतों को किस तरह देखा जाता था। तो चलिए इसको करते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में जब औरतों ने उपन्यास पढ़ने शुरू किए तो लोगों को इस बात की चिंता होने लगी कि अब घर कौन संभालेगा। उन्हें चिंता होने लगी कि अब औरतें पत्नी, माँ तथा बहन का कर्तव्य नहीं निभा पाएंगी, वे अपने सामाजिक रीति रिवाजों को भूल जाएंगी। परंतु उपन्यासों में महिला जगत को उसकी भावनाओं, उसके तजुर्बों, मसलों और उसकी पहचान से जुड़े मुद्दों को समझा सराहा जाने लगा। इसी तरह से 19वीं सदी में भारत में भी लोग उपन्यास पढ़ने वाली औरतों के बारे में चिंतित थे। उनमें से कुछ ने पत्र पत्रिकाओं में लिखकर लोगों से अपील की कि वे उपन्यासों के नैतिक दुष्प्रभाव से बचे। यह निर्देश मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को लक्षित था। माना जाता था कि उन्हें बड़ी आसानी से बहकाया जा सकता है। उन लोगों का मानना था कि उपन्यास महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वे लोग कहते थे कि औरतें घर पर ही रहकर अपने कर्तव्य निभाएं। महिलाओं को उपन्यास के लिए पागल होने की आवश्यकता नहीं है। उपन्यास पढ़ने से बीमारियां और व्याधियां हो जाती हैं। कई सारे मर्द महिलाओं द्वारा उपन्यास लिखने या पढ़ने के चलन को शक की नजर से देखते थे। उस समय औरतों को बहुत छोटी नजर से देखा जाता था। लोग चाहते थे कि औरतें केवल घर तक ही सीमित रहें। वे औरतों को केवल माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में ही देखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह और उपनिवेशकारों और राष्ट्रवादियों दोनों के लिए लाभदायक था। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक भारत में उपन्यास उपनिवेशकारों तथा राष्ट्रवादियों दोनों के लिए लाभदायक था। उपनिवेशकारों को लाभ,
अंग्रेजों के उपन्यासों से में उपलब्ध भारत जनजीवन व रीति रिवाजों से जुड़ी जानकारियां एकत्रित थी। इन उपन्यासों से ने उन्हें लोगों के पहनावे, ओढ़ावे, पूजा पाठ, उनके विश्वास आदि से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराईं। ये सब जानना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वे अपनी औपनिवेशिक प्रजा पर शासन करना चाहते थे। राष्ट्रवादियों को लाभ। हिंदुस्तानियों ने उपन्यासों का प्रयोग समाज में जो उनकी नजर में बुराइयां थी उनकी आलोचना करने और उनके इलाज सुझाने के लिए किया। उपन्यासों की सहायता से भूत के साथ रिश्ता भी तय किया गया। इन्होंने पाठकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना का संचार किया। चूँकि उपन्यासों में एक तरह की भाषाएं थी, इन्होंने एक भाषा के आधार पर भारतीयों में सामूहिकता की भावना पैदा की। उपन्यासों के प्रकाशन के कारण पहली बार भाषाई विविधताएं छपाई की दुनिया में दाखिल हुई। जिस तरह से चरित्र उपन्यास में बोलते थे, उससे उनके क्षेत्र, भाषा या जाति का अनुमान लगाया जा सकता था। इस प्रकार उपन्यास के जरिए लोग यह जान पाए कि उनके इलाके के लोग उनकी भाषा किस तरह अलग ढंग से बोलते हैं। उपन्यासों से राष्ट्रवादियों के विचारों को भारत के कोने कोने में फैलाने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस बारे में बताएं कि हमारे देश में उपन्यासों में जाति के मुद्दे को किस तरह उठाया गया। किन्हीं 2 उपन्यासों का उदाहरण दें और बताएं कि उन्होंने पाठकों को मौजूदा सामाजिक मुद्दों के बारे में सोचने को प्रेरित करने के लिए क्या प्रयास किए। तो चलिए इसको करते हैं। कई उपन्यास ऐसे बने जिसमें जाति के मुद्दों को उठाया गया। चंदू मेनन और पांथेरी कुंजाम्बू ऐसे 2 उपन्यासकार थे जिन्होंने अपने उपन्यासों में जाति के मुद्दे उठाए। इनके द्वारा रचित इंदुलेखा व सरस्वती विजयम ऐसे ही उपन्यास हैं। चंदू मेनन द्वारा लिखित इंदुलेखा एक प्रेम कहानी थी जो 1889 में मलयालम में लिखी गई थी, परंतु यह उच्च जाति की एक वैवाहिक समस्या से भी रूबरू थी, जिस पर इसके लिखे जाने के वक्त वाद विवाद चल रहा था। इसमें नंबूदरी ब्राह्मण तथा नायर के विवाह पर प्रकाश डाला गया। नंबूदरी ब्राह्मण उस समय केरल के एक बड़े जमींदार थे तथा नायरों का एक बड़ा तबका उनके लगानदार थे। नायर लोग अपने आप धन अर्जित करके अमीर बन गए। नई पीढ़ी नायर महिलाओं के साथ नंबूदरी ब्राह्मणों के रिश्ते पर विरोध जताने लगी। वे चाहते थे कि शादी और संपत्ति को लेकर नए कानून बनाए जाएं। उत्तरी केरल के निम्न जाति के लेखक पांथेरी कुंजाम्बू ने 1892 में सरस्वती विजयम नामक उपन्यास लिखा, जिसमें जाति दमन की कड़ी निंदा की गई। इस उपन्यास का अछूत नायक ब्राह्मण जमींदार के जुल्म से बचने के लिए शहर भाग जाता है। वह ईसाई धर्म अपना लेता है और पढ़ लिखकर जज बनकर वह स्थानीय कचहरी में वापस आ जाता है। इसी बीच गांव वाले यह सोचकर कि जमींदार ने उसकी हत्या कर दी है, अदालत में मुकदमा कर देते हैं। मामले की सुनवाई के अंत में जज अपनी असली पहचान खोलता है। नंबूदरी को अपने किए पर पश्चाताप होता है, वह सुधर जाता है। इस तरह उपन्यास निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि भारतीय उपन्यासों में एक अखिल भारतीय जुड़ाव का एहसास पैदा करने के लिए किस तरह की कोशिशें की गईं। तो चलिए इसको करते हैं। भारतीय उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों द्वारा अखिल भारतीय जुड़ाव का एहसास पैदा करने के लिए निम्न प्रयास किए। उन्होंने मराठों और राजपूतों के वीरतापूर्ण कारनामों तथा देशभक्ति द्वारा लोगों में एक राष्ट्र होने का भाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में जिस राष्ट्र की कल्पना की वह साहस, वीरता और त्याग से ओतप्रोत था। इस कल्पना ने भारतीयों में इस तरह के वास्तविक राष्ट्र का सपना जगाया। भारतीय उपन्यासों में अंग्रेजी शासन के उत्पीड़न को उजागर किया गया। इस उत्पीड़न का शिकार भारत के लगभग सभी वर्ग थे। इससे भारतीयों में अखिल भारतीयता का एहसास उत्पन्न हुआ।
उपन्यासों में गौरवमय अतीत का गुणगान किया गया, जिससे एक साझे राष्ट्र की भावना को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली। भारतीय उपन्यासों में समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समुदाय के चरित्रों को प्रस्तुत किया गया। इससे लोगों को यह पता चला कि ये सभी वर्ग तथा समुदाय एक ही राष्ट्र का अंग है। यही सोच अखिल भारतीयता का मजबूत आधार बनी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।